Guys, let's start hydrocarbons. और हाइड्रोकार्बन्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ एल्केन, और केमिस्ट्री ऑफ एल्केन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेट्स। C1 से लेकर C4 तक जितने एल्केन्स हैं वो सारे के सारे गैसेस होते हैं। C5 से लेकर C16 तक जितने एल्केन्स हैं वो सारे के सारे लिक्विड्स होते हैं, और C17 से लेकर ऑनवर्ड्स सॉलिड्स होते हैं। सो आप नोट करें, जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इंक्रीज होते हैं तो स्टेट चेंज हो जाती है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, molecular mass increases, अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। और जाहिर सी बात है, रूम टेम्परेचर पे हायर एल्केन्स जो हैं वो सॉलिड्स हैं, तो इसका मतलब वोलेटिलिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट इज फ्लेमेबिलिटी। ऑलवेज रिमेंबर कि शॉर्टर चेन एल्केन्स आर फ्लेमेबल, longer chain alkanes are not flammable, that indicates as the percentage composition of carbon increases, flammability decreases. As the percentage composition of carbon increases, flammability decreases. Next is boiling point. वैसे बॉइलिंग पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में बहुत डिटेल से,
तो इस वक्त आप समझ लीजिए कि रिवीजन होगा आपका। एल्केन्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन एल्केन का सरफेस एरिया लार्जर होता है, उनमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्सेस होती है, उन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हिच इज व्हाई स्ट्रेट चेन एल्केन्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। So straight chain alkanes have large surface area, so they exhibit strong van der Waal forces to overcome such forces. Need more energy, hence they have high melting point and boiling point. ब्रांच चेन एल्केन्स का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होगा इससे। सो ब्रांच चेन एल्केन्स का सरफेस एरिया स्मॉलर, ऑब्वियसली ब्रांच चेन एल्केन्स में वैन डर वाल फोर्सेस वीक होंगी, ओके। इन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए वी नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, so to overcome these forces less energy is needed, hence they have low melting and boiling point. जितनी ज्यादा अल्काइल ब्रांचेस होंगी सरफेस एरिया उतना ही स्मॉलर होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही लोअर होगा। द ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ब्रांचेस, the lower the surface area, the lower the melting and boiling point. Okay, so let me give you some examples here. This is CH3, CH2, 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 and then CH3. 1, 2, 3, 4, 5. Its name is pentane.
एंड लेट सपोज मैंने इस पेंटेन को ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास है एक और कंपाउंड बी विच हैज CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, हम एक और बना लेते हैं यहां पर, दैट इज CH3 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 and then CH3। इसको हम नाम दे देते हैं 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आपने नोटिस ये करना है कि यहाँ 2 अल्काइल ब्रांचेस हैं, इसका मतलब इसका सरफेस एरिया सबसे कम है। यहाँ पर 1 अल्काइल ब्रांच है, रिलेटिवली बिगर हो गया, और यहाँ पर कोई भी अल्काइल ब्रांच नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर सरफेस एरिया सबसे लार्जर है। क्योंकि ए में सरफेस एरिया सबसे ज्यादा लार्जर है, इसलिए ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उससे कम होगा बी का, और सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सी का। ऑलराइट, तो हम यहाँ कह देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ boiling point, increasing order of boiling point। ओके, एक चीज और नोट भी करने की है कि ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्योंकि तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऑलराइट, फोर्थ, Recording in progress. ओके, फोर्थ, reactivity all alkanes are less reactive। और क्यों होते हैं वो लेस रिएक्टिव? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑल्सो एल्केन के पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, सही है। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो लेस रिएक्टिव होंगे, हेंस all alkanes are called paraffins। याद रखिएगा, इस पैरा का मतलब होता है लिटिल, और इस फिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। दैट इंडिकेट्स लिटिल एफिनिटी, मतलब लिटिल रिएक्टिविटी। ओके, लास्ट but not the least, solubility। and obviously when we talk about solubility, हम solubility in water देखते हैं। all alkanes are insoluble in water।
because all alkanes are non-polar. And so they are insoluble in water. All right. So these are the general properties of alkanes. Let's move on to the physical property, the chemical properties of alkane. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रीफॉर्मिंग प्रोसेस। रिफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स ब्रांच चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट होते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। सो पॉइंट नंबर 1, अ प्रोसेस in which long chain hydrocarbons is converted into branched chain and cyclic hydrocarbons under certain conditions. Okay. Obviously, we should know about the conditions for reforming. The first condition is temperature, which is going to be 500 degrees Celsius. Then pressure 40 atm. And then catalyst aluminum oxide. ये रिएक्शन कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, ये रिएक्शन कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, Recording in progress. ओके। बात समझाने के लिए हम यहां कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये है आपके पास CH3, CH2, CH2, CH2 एंड देन CH3। गाइस, इस कंपाउंड को कहते हैं हेक्सेन। ये एक स्ट्रेट चेन एल्केन है। ऑलराइट, अब हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस करेंगे अंडर दीज कंडीशंस जो कि हमने लिखवाई हैं आपको। तो इन कंडीशंस के थ्रू हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर लेंगे। लेट्स सपोज हमने ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर लिया। इस कंपाउंड का नाम है 2,3 डैश डाई मिथाइल ब्यूटेन। आप नोट करें, एक अल्काइल ब्रांच ये रही, दूसरी अल्काइल ब्रांच ये रही। मैंने एक अल्काइल ब्रांच ऊपर बनाई है, एक नीचे बनाई है। आप दोनों अल्काइल ब्रांचेस ऊपर भी बना सकते हैं, दोनों अल्काइल ब्रांचेस नीचे भी बना सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन
आपको ये नोटिस करना होगा कि इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, विच मींस मैं इसको आइसोमराइजेशन भी कह सकता हूं। ऑल्सो कॉल्ड आइसोमराइजेशन। तो हमने ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बना के दिखाए एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से, राइट। अब हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बना के दिखाएंगे, एंड फॉर दैट मैं एक स्केलेटल स्ट्रक्चर ले लेता हूं आपके लिए। ये जो हमारे पास स्केलेटल स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली हेक्सेन का ही है। चेक करें, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने हेक्सेन को स्केलेटल फॉर्म में लिख के दिखाया आपको ताकि आपको बात समझ में आए। ओके, सो दिस इज योर हेक्सेन। ऑब्वियसली गाइस, दिस इज द कार्बन एटम, और इस कार्बन के ऑब्वियसली 4 बॉन्ड्स होंगे जिसमें से 3 बॉन्ड्स हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई किए हैं, जिनको हमने दिखाया बनी था। हम दिखा इसलिए रहे हैं ताकि आपको बात समझ में आए। इस कार्बन के भी 4 कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे जिसमें से 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई किए हैं। नाउ ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करके कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में। अब आप नोटिस करें, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करके कन्वर्ट हो जाएंगे एक कोवलेंट बॉन्ड में, और वो कोवलेंट बॉन्ड ये आएगा। जैसे ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ये साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस साइक्लिक रिंग इज गोइंग टू बी साइक्लोहेक्सेन। ओके, नाउ यूज ऑफ रिफॉर्मिंग। क्या जरूरत है हमें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बनाने की? क्या जरूरत है रिफॉर्मिंग के प्रोसेस को करने की? दिस प्रोसेस is used to improve octane rating. So this technique for this process is used to improve octane rating. Rating, R-A-T-I-N-G. What is mean by octane rating? Octane rating means engine का fuel efficient हो जाना। Engine is fuel efficient. तो फ्यूल में क्या करते हैं हम? मैक्सिमम अमाउंट में साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो जब फ्यूल की कंबशन स्टार्ट होती है तो पहले ये कंपाउंड बर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल जो है उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है, इंजन फ्यूल एफिशिएंट हो जाता है। ओके, दैट्स कॉल्ड ऑक्टेन रेटिंग। जैसे हाई ऑक्टेन होता है हमारे पास, है ना, उसकी कॉस्ट इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि उसमें ये ब्रांच चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हमने इंट्रोड्यूस किए हुए होते हैं, उसकी वजह से इंजन फ्यूल एफिशिएंट हो रहा होता है। दैट्स द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी गाइस। Let's move on to the next chemical property.
And next chemical property is called cracking. क्रैकिंग आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, सो एक तरह से आपका रिवीजन होगा इस टॉपिक का। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स शॉर्ट चेन और मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाएं, क्रैकिंग होता है। A process in which long chain hydrocarbons are converted into short chain and more useful hydrocarbons is called cracking. Cracking generally दो different types की होती हैं. So cracking are of two types. The first one is called catalytic cracking, and the second one is called thermal cracking. Okay? कैटालाइटिक क्रैकिंग हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें C5 से C10 तक के हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करना हो। Catalytic cracking is used to crack compounds containing C5 to C10 hydrocarbons. जब आप कैटालाइटिक क्रैकिंग करते हैं तो आपको कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, राइट? टेम्परेचर आपको चाहिए यहां पर 500 डिग्री सेल्सियस, और क्योंकि आप कैटालाइटिक क्रैकिंग कर रहे हैं इसलिए वी नीड अ कैटलिस्ट, एंड द नेम ऑफ कैटलिस्ट इज zeolites. Zeolites is basically the mixture of aluminum oxide and silicon dioxide. तो इसकी कॉम्पोजिशन भी याद रखिएगा और इसका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है? थर्मल क्रैकिंग में यूजुअली हम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन लेते हैं, उसमें कैटलिस्ट यूज नहीं करते। और थर्मल क्रैकिंग हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें 10 से ज्यादा कार्बन एटम का जो हाइड्रोकार्बन है उसको क्रैक करना हो। So thermal cracking is used to crack hydrocarbons which are greater than
10 कार्बन्स, ठीक है। Thermal cracking needs condition and the temperature is 650 degrees Celsius to 800 degrees Celsius temperature. Pressure is going to be 40 atm to 60 atm. ये रेंज है तो रेंज लिख के दीजिएगा आप, ओके। बेटा कोई सी भी क्रैकिंग करें, जो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन है उसकी डिफरेंट सिचुएशंस और पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। सो पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं प्रोडक्ट की। फॉर इंस्टेंस एल्केन और एल्कीन भी हम बना के दे सकते हैं एग्जामिनर को। देन हम एल्कीन और हाइड्रोजन गैस भी बना के दे सकते हैं एग्जामिनर को। ये भी हो सकता है, और एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि हम एल्केन भी बनाएं, एल्कीन भी बनाएं और हाइड्रोजन गैस भी बना लें, यानी ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाए हमें, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है बट बहुत रेयर होती है। एनी हाउ जो भी क्वेश्चन करेगा ना एग्जामिनर क्रैकिंग से रिलेटेड, चाहे थ्योरी हो चाहे एमसीक्यू हो, आपको एग्जामिनर इंफॉर्मेशन बता देगा, वो प्रोडक्ट बता देगा कि आप ये बता दें, तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स हियर। ये है जनाब C14H30, और क्योंकि 10 से ज्यादा कार्बन एटम है इस हाइड्रोकार्बन में, तो इसका मतलब थर्मल क्रैकिंग होगी यहाँ पर। सो थर्मल क्रैकिंग में आप जानते हैं हम टेम्परेचर और प्रेशर लेते हैं। तो आप नोट करें, मैंने यहां पर एक एल्कीन बनाया है और मैंने यहां पर अब एक एल्केन भी बनाया है C4H10 विच इज योर ब्यूटेन। प्रोडक्ट कोई सी भी बनाए, मेक श्योर कि कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो। तो मैं यहां पर 5 लगा दूं, तो आप नोट करें 5 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, बैलेंस हो गया कार्बन। 5 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, हाइड्रोजन भी बैलेंस। मान लीजिए कि मैं एग्जामिनर हूं और मैं बच्चे से ये कहना चाह रहा हूं कि भाई आप एल्कीन और हाइड्रोजन गैस बनाएं सेम कंपाउंड से। तो अगर मैं सेम कंपाउंड ले रहा हूं C14H30, और बीइंग एन एग्जामिनर मैंने इंस्ट्रक्शंस बच्चों को ये दी कि एल्कीन और हाइड्रोजन गैस बनाओ, तो ऑब्वियसली मैं यहां पर बनाऊंगा C2H4 विच इज योर एल्कीन विच इज बेसिकली योर इथीन, और मैं यहां से हाइड्रोजन गैस बनाऊंगा। नाउ आई नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, एंड फॉर दैट मैं यहां पर 7 अप्लाई कर लूंगा। तो 7 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 14, ये बैलेंस हो गया। 7 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा 28, 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा 30, ये हो गई बैलेंसिंग। तो आपसे वो कोई भी प्रोडक्ट बनवाएगा, मेक श्योर आपने कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस करना हो, ठीक है। और आप नोट करें, मैंने यहां पर भी मैक्सिमम अमाउंट में इथीन बनाया, मैंने यहां पर भी मैक्सिमम अमाउंट में इथीन बनाया, तो उसकी एक रीजन है, वो रीजन हम अगले पेज पे देते हैं, और वो पेज हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ क्रैकिंग से रिलेटेड, ठीक है। सो हम यूजेस ऑफ क्रैकिंग से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं अगले पेज पे। हम क्रैकिंग सप्लाई और डिमांड मीट करने के लिए करते हैं। तो जिस फ्रैक्शन की डिमांड ज्यादा होगी उसकी सप्लाई को बढ़ाएंगे हम क्रैकिंग के थ्रू। सेकंड, हम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन गैस जो है वो एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल होता है और अमोनिया की मेकिंग में भी इस्तेमाल होता है। सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस
which is used as a fuel and also used in the making of ammonia. हमें इथीन भी मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस करना होता है बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस ethene because I mean it is ethene guys, okay, because it is one of the most important compound used in petrochemical industry. Recording in progress. Third chemical property guys हमारी है combustion. Alkane undergoes combustion reaction, all right? सो एल्केन में कंबस्शन डिफरेंट पैटर्न की हो सकती है. सबसे पहला, अगर मैं एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और हीट रिलीज होगी. ओके, अगर हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, वाटर भी बनेगा और हीट भी रिलीज होगी. ओके, अगर हम वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रख रहे हैं तो फिर हमें कार्बन सॉलिड मिलेगा, यानी कार्बन पार्टिकल्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा एंड वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? और ये जो है ये कार्बन सूट होता है ब्लैक सॉलिड पार्टिकल से. ब्लैक सॉलिड पार्टिकल से. ऑलराइट, मैंने आप लोगों को कैटालिटिक कन्वर्टर पढ़ाया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट? इंटरनल कंबशन इंजन उसमें बताया मैंने आपको, राइट? वो पूरा का पूरा इंटरनल कंबशन इंजन और कैटालिटिक कन्वर्टर का टॉपिक जो है वो इस कंबशन के साथ एग्जामिनर कनेक्ट करके आपसे सवाल कर सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, which is why you need to cover that. Okay, अगर मुझे किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबशन करनी हो तो मैं ये जर्नल इक्वेशन यूज कर सकता हूं और इस जर्नल इक्वेशन को
आप मुझसे मोल्स के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। एक्स क्या है यहां पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम। और वाई क्या है यहां पर? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मैं यहां से कुछ इक्वेशंस आपके साथ कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं, शेयर कर लेता हूं। लेट्स सपोज मैंने मीथेन की कंबस्शन की है, तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड ऑब्वियसली वाटर मिलेगा। अगर मैं C2H6 लूं और उसकी कंबस्शन करूं, तो मुझे अगेन कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। देन फिर मेरे पास है C3H8, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट C4H10 विच इज योर ब्यूटेन। अगर मैं इसकी कंबस्शन करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। सही। इन इक्वेशंस को देख के मुझे एक चीज और पता चली, और वो भी शेयर कर लेते हैं हम आपके साथ। तो y एक्सिस पे रख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और हम x एक्सिस के ऊपर रख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, और ये हमारा फोर्थ हो गया। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है। आप नोट करें, आपने शायद ट्रेंड नहीं देखा कि जब आपने यहां पर 1 कार्बन इंक्रीज किया तो यहां पर 1.5 ऑक्सीजन इंक्रीज हुई, फिर आपने 1 कार्बन इंक्रीज किया, फिर 1.5 ऑक्सीजन इंक्रीज हुई, फिर आपने 1 कार्बन इंक्रीज किया तो 1.5 ऑक्सीजन इंक्रीज हुई। So whenever 1 carbon atom increases, 1.5 oxygen increases, which means we'll get a graph like this. Okay.